अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर एजुकेशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसको हम लोग कंटिन्यू करने लगे हैं। आज का हमारा जो फ़िलासफ़ी के टॉपिक में से जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ का टॉपिक है वो है नेचुरलिज़म। इससे पहले हम लोग फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स में दो फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ चुके हैं, आइडियलिज़म और रियलिज़म को। आज हमारा तीसरा जो फ़िलासफ़ी है वो है और उसका नाम है नेचुरलिज़म। इसके जो फाउंडर हैं वो रूसो हैं और उनका लाइफ स्पैन 1712 से 1778 तक है। इसके अलावा रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो 1789 में आई थी। अब अगर आप कहीं सोचेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के फादर हैं तो वो बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी उनके इंतकाल के बाद। तो जी उनके तलीम उनकी थॉट्स के ज़रिए ही ये रेवोल्यूशन आई थी 1789 में, इसलिए उनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगर हम उन्होंने अपनी किताब अमाइल में नेचुरलिज़म को बयान किया था। इंट्रोड्यूस नेचुरलिज़म इन हिज बुक इमाइल, अ नावल, जो कि एक नावल है, थ्रू अ करेक्टर सूफ़ी अ चाइल्ड। उन्होंने अपनी किताब इमाइल में सूफ़ी नाम के एक चाइल्ड के ज़रिए नेचुरलिज़म को इंट्रोड्यूस करवाया था। उनकी जो फेमस स्टेटमेंट है वो है, मैन इज़ बोर्न फ्री। इंसान जो है वो फ्री पैदा हुआ है, बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। लेकिन उसको हर जगह पर चेनों में जकड़ा गया है, उनको उसको जंजीरों में जकड़ा गया है। इंसान फ्री पैदा हुआ है लेकिन उसको जंजीरों में हर जगह पर जकड़ा गया। उनकी जो नेचर इज़ सुप्रीम, उनके अकॉर्डिंग ये भी उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग नेचर इज़ सुप्रीम, कि नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म अगर पढ़ें तो वो है, वी आर पार्ट ऑफ नेचर एंड ऑल द नेचर वर्क इवेल्यूशनरी। इवेल्यूशनरी का मतलब है कि तरदीद से, मतलब इर्तका से। कहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ नेचर, हम नेचर का हिस्सा हैं। एंड ऑल द नेचर वर्क एवेल्यूशनरी, ये इर्तका का सफ़र करती है, मतलब बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर, तीसरे से चौथे, इस दफ़ा इसी तरह से लेवल बाय लेवल ये सफ़र करते हैं नेचर। इट इज़ डेवलपिंग एंड चेंजिंग ऑन नेचुरल लॉज, therefore therefore any external force cannot bring any difference। इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होती जाती है अपने नेचुरल लॉ के ज़रिए। इसलिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर उन्होंने लर्निंग को या लर्निंग प्रोसेस को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप जो भी अपनी मेथडोलॉजी, जो भी आप लर्निंग कॉन्सेप्ट डालते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी ह्यूमन के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होनी है वो उसकी लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ में जितनी जैसे जैसे चेंजिंग्स आएंगी, इवेल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के थ्रू उसकी लाइफ में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको ये करना है कि आप उसको नेचुरल माहौल में रहने दें, कुछ भी उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इट इज़ सेड बाय रोसो, हु वाज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि इंसान जो है फ्री पैदा हुआ है, इसलिए किताबों से, ये सब चीज़ों से, उसको सिखाने के अमल से हम लोग उसको बाउंड कर देते हैं या फिर उसको चेन्स में बंद कर देते हैं, उसमें जकड़ देते हैं। और इंसान जो है वो इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली सीखता है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Every stage of evaluation comes at its appropriate time by its own। by its own को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि by its own खुद ब खुद, इसने कहा है कि खुद ब खुद जो भी इर्तिका के मराहिल या जो भी इर्तिका होनी है, ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट होनी है, वो खुद ब खुद से अपने सही मुकर्रर वक्त पर खुद ब खुद से हो जाएगी। इट इज़ ऑलवेज occurring, so our nature will be revealed on appropriate time by itself। वो कहते हैं कि ये कंटिन्यूली ये काम हो रहा है, ये हमेशा से ह्यूमंस के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो होता रहता है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अपने मुकर्रर वक्त पर, अपने फिक्स्ड टाइम पर ये खुद को ज़ाहिर कर देगी, डेवलपमेंट या जो भी इसकी चेंजिंग्स हैं ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट की। हेंस इट इज़ डार्विन कॉन्सेप्ट। डार्विन कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि डार्विन ने एक थेरी पेश की थी, थेरी ऑफ वैल्यूएशन, जिसमें उसने कहा था कि इर्तिका की थेरी के पहले जो था इंसान क्या था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इर्तिका होती गई और क्या से क्या बनती गई चीज़ें।
इसलिए उस इसको डार्विन की थ्योरी के साथ भी इसको लिंक अप किया जाता है नेचुरलिज्म की थ्योरी को, क्योंकि डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन पेश की थी और यहाँ पर इवैल्यूएशनरी प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया नेचुरलिज्म में, इसलिए इसको डार्विन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसके अगर की थॉट्स को देखें तो एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर एंड अनफोल्ड्स अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर, कि सब कुछ नेचर का हिस्सा है एंड अनफोल्ड्स और खुलता है। अनफोल्ड होना एक पहले से बंद चीज़, उसको अनफोल्ड करना अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर्स के ज़रिए अनफोल्ड होता रहता है, खुलता रहता है। ट्रुथ एग्जिस्ट इन द नेचर, ट्रुथ जो है, हकीकत जो है वो अपने नेचर में छुपी होती है, नेचर में। देर इज़ नो सेपरेट रियलिटी, ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई अलग से सेपरेट अलग से रियलिटी नहीं है। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें आइडियलिज़म को, तो आइडियलिज़म वालों ने कहा था जी जो रियलिटी है वो माइंड है, रियलिटी है सॉल है, रियलिटी जो है वो स्पिरिचुअल है। अगर हम लोग रियलिज़म की बात करें तो उन्होंने कह दिया जी नहीं, जो रियलिटी है वो मैटर है, रियलिटी जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है बल्कि ये फिज़िकल है। और लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात करें, अगर हम लोग नेचुरलिज़म की बात करें, रोसो के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इनके अकॉर्डिंग रियलिटी बिल्कुल सेपरेट नहीं है। रियलिटी इटसेल्फ इज़ नेचर, नेचर ही रियलिटी है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, इनके अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी उनमें मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, ये दोनों एक है। मोनोइस्टिक फ़िलासफ़ी, मोनोइस्टिक फ़िलासफ़ी, मोनो कहा जाता है एक को, मोनो एक को कहा जाता है मोनोइस्टिक फ़िलासफ़ी, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं कर रही है, ना तो माइंड में और ना बॉडी में, बल्कि ये इनको एक चीज़ ही कह रही है। और ये कह रही है कि नेचर, रियलिटी सिर्फ़ और सिर्फ नेचर में है, एक चीज़ में है, इसलिए इसको मोनोइस्टिक फ़िलासफ़ी कहा जाता है। मोनो से आपने एक का कॉन्सेप्ट याद कर लेना। आगे नेगेटिव एजुकेशन, अच्छा सारी की सारी फ़िलासफ़ीज़ जितनी भी हैं जर्नल या एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, उनमें नेगेटिव एजुकेशन का जो ज़िक्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरलिज़म में का किया गया। इसका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नेगेटिव एजुकेशन रिलेट टू, तो वो जी रोसो के साथ रिलेट करती है या फिर नेचुरलिज़म की फ़िलासफ़ी के साथ रिलेट करती है। चाइल्ड रन ऑन नेचुरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टिंक्ट्स, दे हैव नेचुरल टेंडेंसी टू लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि जो चाइल्ड है वो नेचुरल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, यही वो इवैल्यूएशनरी प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पर। नेचुरल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू वो लर्न करता है, और क्योंकि उसके अंदर ये पहले से जिबलत के तौर पर ये टेंडेंसी मौजूद होती है, ये वाली पावर मौजूद होती है कि वो माहौल से सीखता है। सो दे डू नॉट नीड टू बी टॉट, इसलिए उन्हें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव एजुकेशन मीन्स डू नॉट नीड ऑफ स्कूल एंड टीचर टिल द एज ऑफ 12। नेगेटिव, मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से सुन लें। नेगेटिव एजुकेशन मीन्स नो नीड ऑफ स्कूल एंड टीचर टिल द एज ऑफ 12, कि 12 साल की उम्र तक किसी भी किस्म के स्कूल और किसी भी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो चॉक एंड टॉक मेथड इज़ नीडेड, इसलिए चॉक एंड टॉक मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट द लर्नर इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट ऑन हिज ऑन, कि बच्चे को या लर्नर को उसके इन्वायरमेंट में, उसके माहौल में नेचुरल वे में उसको इंटरेक्ट करने दें। ऑन हिज ऑन दे बिलीव इन नो इंटरफेरेंस, वो कहते हैं कि आपको किसी भी तरह की इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को हम लोग यूजुअली किस एज में स्कूल में एडमिशन करा देते हैं? बच्चों को 3.5 और मोस्ट ऑफ द टाइम 2.5 ईयर्स के बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, बल्कि उससे पहले भी वो प्ले सेंटर्स में अपनी जो पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसमें ही आ जाती है, पहले प्ले ग्रुप होते हैं उनके, फिर मॉन्टेसरी होती है, फिर ये सब बच्चों को बहुत शुरू से सिखाया जाता है। लेकिन ये जो है, ये कहते हैं नेचुरलिज्म के जो है अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाने की, 12 साल की उम्र तक पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरफेरेंस करने की टीचर को कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने दें, उसको उसकी नेचुरल माहौल में छोड़ दें, वो खुद ब खुद से पढ़ेगा। दैट्स इट, ये है नेगेटिव एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एजुकेशन में एक और चीज़ ऐड होती है, दैट इज़ नो चॉक एंड टॉक मेथड। जी, चॉक एंड टॉक मेथड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एक और चीज़ है जो कि नेगेटिव एजुकेशन के साथ रिलेट करती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप अपने नोट्स बनाएं तो उसके साथ लिंक कर लीजिएगा, कि नेगेटिव एजुकेशन इज़ मेंट कि बच्चे को आपने कुछ नहीं सिखाना सिवाय
नेगेटिव एजुकेशन के। आपने सिर्फ उसको यही सिखा देना है कि गलत क्या है, ठीक है। इसके अलावा उसको कुछ और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है सिनफुल नहीं है, वो गुनहगार पैदा नहीं हुआ, वो अच्छाई के असूलों पर पैदा हुआ है, वो बिल्कुल पाक साफ इंसान है। आप जो मुआशरा है वो उसको बुरा बनाता है, बुराई सिखाता है। इसलिए आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि बुरा काम ये है, ये नहीं करना। बाकी वो खुद ब खुद उसको पता होगा कि अच्छा क्या है, और बाकी ये सब कुछ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट वाज द नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हैं कुछ, मैन इज़ नॉट सिनफुल। जी वही बात आ गई कि मैन जो है इज़ नॉट सिनफुल, कि वो गुनहगार नहीं है। चाइल्ड इंटरेस्ट की बात की गई। सेल्फ एक्सप्रेशन इसलिए कि क्योंकि बच्चा जो है जब इन्वायरमेंट के साथ खुद से इंटरेक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो सेल्फ इंट्रैक्शन और सेल्फ एक्सप्रेशन ही होती है। मटेरियल वर्ल्ड में बच्चे को, जब एक नेचुरल वर्ल्ड में रह रहा है तो वो ऑब्वियसली मटेरियल वर्ल्ड में ही रह रहा है, जिसके सामने मटेरियल्स ही हैं। यूज़ ऑफ सेंसेस, जब वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ ऑफ सेंसेस होता है, क्योंकि बच्चे के सेंसेस की सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता है जब वो अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है। वो सुनता है, वो बोलता है, वो टच करता है, वो स्मेल करता है, वो टेस्ट करता है। तो वो इन सब चीज़ों से सीखता है टिल द एज ऑफ 12। बैक टू नेचर इनका ये इनका था, बैक टू नेचर ये इनका स्लोगन था। बाज़ औक़ात इसको पूछा ही जाता है कि बैक बैक टू नेचर किन का है, तो वो जी नेचुरलिज़्म का है। नेगेटिव एजुकेशन का ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरलिज़्म में किया गया। रिवर्स यूजुअल प्रैक्टिस एंड गेट राइट। रिवाइज यूजुअल प्रैक्टिस एंड गेट राइट। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहें और आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। आपका तजर्बा जो है वो सही हो जाएगा अगर आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं। दैट दीज ऑल वर सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ नेचुरलिज्म। आगे हम लोग अगर इनके टीचिंग मेथड्स को पढ़ लें तो टीचिंग मेथड इनके स्ट्रेस ऑन प्ले वे मेथड। ये प्ले वे मेथड पे फोकस करते हैं। प्ले वे मेथड पे ये इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे को 12 साल की एज तक तो बिल्कुल आपने स्कूल में नहीं भेजना, और 12 साल की एज तक बच्चे को किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो कैसे सीखेगा? उसको अगर हम लोग खुला तो बिल्कुल नहीं ना छोड़ देंगे, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन प्ले वे मेथड से। प्ले वे मेथड में बच्चे अपने खेल 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 के ज़रिए वो सीखेंगे, और प्ले उनके इस तरह से होंगे कि उनके सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। ये सब चीज़ें प्ले वे मेथड में आती हैं। प्ले वे मेथड दूसरे टीचिंग मेथड्स की तरह एक टीचिंग मेथड है जिसको हम लोग इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि प्ले वे मेथड, तो इसमें प्ले करके, प्ले के थ्रू बच्चों को सिखाया जाएगा। आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लें। The method that aim to impart knowledge in friendly and natural environment where students have have the opportunity of self expression। कि ये इस तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं वो फ्रेंडली तरीके से माहौल के साथ नेचुरल वे में इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें और उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके सेल्फ एक्सप्रेशन की, खुद को जाहिर करने की। डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज़ द गेन एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, जहाँ पर बच्चे खुद से ऑब्जर्व करते हैं, खुद से उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, खुद से वो किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और अपने सेंसेस के थ्रू सीख सकते हैं। एक्टिविटी मेथड, ऑब्वियसली इफ़ अ चाइल्ड इज़ डूइंग समथिंग तो ही और शी इज़ डूइंग एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड में एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट, और ये भी एक मेथड, टीचिंग मेथड है। यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी तक हम लोगों ने एक फ़िलासफ़ी पढ़ी है वो थी नेचुरलिज़्म। तो नेचुरलिज़्म किसने इसकी फाउंडिंग फादर रोसो हैं, और रोसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन अपनी बुक एमाइल में दिया था सूफ़ी चाइल्ड से। इसके अलावा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें इवेल्यूशनरी सिस्टम आ जाता है, डार्विन की कॉन्सेप्ट के साथ ये लिंक करता है, ये आ जाता है। इसके अलावा नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, मोनिस्टिक फ़िलासफ़ी है। और नेगेटिव एजुकेशन कब तक की एज के लिए होती है? 0 to 12 ईयर। ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कीवर्ड इनके याद रख लेने हैं, और टीचिंग मेथड, एंड दैट्स ऑल अबाउट नेचुरलिज्म। अभी हम लोग जो फ़िलासफ़ी पढ़ने लगे हैं दैट इज़ प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म के जो फाउंडर हैं वो चार्ल्स सैंडर्स पेरिस, और इनका ताल्लुक़ जो है वो यूएस से है। प्रोपोनेंट्स वो होते हैं जो कि इनका साथ देते हैं, जिनको मानने वाले होते हैं। उसमें जॉन डेवी आते हैं, कैलपेट्रिक आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं। ये सब नाम हैं एजुकेशनिस्ट के जिन्होंने, जो कि इसके इनके हामी थे। प्रेग्मा इज़ ग्रीक वर्ड। प्रेग्मा एक ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक्शन।
एक्शन। अब देखें कि आप किसी एक चीज़ के साथ अपनी फ़िलासफ़ीज़ को रिलेट कर लें। प्रेग्मा का मतलब है एक्शन, तो इसमें जो भी चीज़ होगी वो प्रैक्टिस से, परफॉर्म करने से, एक्शन से, इन सब से होगी। स्टेटेड दैट ट्रुथ इज़ दैट विच वर्क्स। हकीकत वही है जो कि वर्क करती है, जिसकी कोई ऐसी पहचान हो जो कि वो काम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी कंसिडर ट्रू, अ थियरी मस्ट बी सक्सेसफुली अप्लाइड। कि अगर कोई थ्योरी को हम लोग ये कंसीडर करना चाहते हैं कि वो ट्रुथ है, तो वो सक्सेसफुली अप्लाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मारे हो, एक ऐसी कोई बात हो, कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी हो जो कि अप्लाई की जा सके, जिसका कोई जिसका इन सिंपल वर्ड जिसकी कोई प्रैक्टिस की जा सके। वट एवर इज़ यूज़फुल इज़ गुड, जो भी यूज़फुल है वो गुड है, एंड वट एवर गुड इज़ यूज़फुल, जो भी अच्छा है वो यूज़फुल है। वी कम टू नो अबाउट मैटर और ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी एक्सपीरियंस दिस। वो कहते हैं कि हम लोग वी कम टू नो, हम जान सकते हैं अबाउट मैटर और ऑब्जेक्ट, हम किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट के बारे में तब जान सकते हैं व्हेन वी एक्सपीरियंस, जब हम लोग उसको छूते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। एंड रिफ्लेक्ट दैट एक्सपीरियंस इन आर माइंड, और इस रिफ्लेक्ट को हम लोग अपने जहन नशीन कर लेते हैं। मैन इज साइकोसमेटिक बीइंग, साइको मीन साइकी, सोमा बॉडी, मैन इज साइकोसमेटिक मीन बीइंग कि ये एक साइकी और बॉडी, मतलब इसमें साइकी भी है और बॉडी भी है इसमें, मतलब उसकी फ़िलॉसफ़ी साइकोलॉजी भी है और बॉडी भी है। इसको साइकोसमेटिक कहा जाता है कि ये इंसान जो है वो साइकोसमेटिक है। ट्रुथ इज़ रिलेटिव डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ये कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो सिचुएशन के साथ, हर तरह की सिचुएशन के साथ रिलेट करता है। हाउ आर माइंड एक्सपीरियंस द बॉडी, चेंज इज़ द रियलिटी। ये कहते हैं कि चेंज जो है वो रियलिटी है। फोकस ऑन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पे बिलीव करते हैं। चेंज ऑन इन द चेंज इज़ रियलिटी। अब चेंज इज़ रियलिटी ये है कि ये कहते हैं कि अगर कोई पिछली थ्योरी, कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी या ऐसी थ्योरी जो कि अब के दौर में, प्रेजेंट के दौर में काम नहीं कर रही है, ये फोकस करते हैं प्रेजेंट पे, ये पास्ट को इतना परफॉर्म नहीं करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई थ्योरी ऐसी है जिसको हम लोग अभी प्रेजेंट लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें और आगे जो अब के दौर की प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करते हुए जो रियलिटी है वहाँ पर तलाश करें। एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ, नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है ये ज़िंदगी खुद से ज़िंदगी है, ना कि ज़िंदगी की तैयारी है। एक्सपेरिमेंटेशन फॉर टेस्टिंग एंड कन्फर्मेटिंग ऑफ एनी आइडिया, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी आइडिया को परफॉर्म कर उसको उसकी कंफर्म करने के लिए कि वो आइडिया जो है काबिल इस्तेमाल है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर आप इसके नाम से याद रख लें तो एक्सपेरिमेंट वही चीज़ है। एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जाता है कि कोई एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाइपोथेसिस के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाया जाता है, अक्स की जाता है कि ये हो सकता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या ये आया, ये हाइपोथेसिस सही है, दुरुस्त है, ये गलत है, इसको एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वैल्यूज़ आर नॉट अल्टीमेट, के जो वैल्यूज़ हैं वो हकीकी नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो अब्दी नहीं है। वैल्यूज़ आर नॉट अल्टीमेट, मैन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वैल्यूज़, दीज आर नॉट अल्टीमेट। वो कहते हैं कि इंसान अपनी वैल्यूज़ को खुद बनाता है, उसको अपनी वैल्यूज़ वो खुद से क्रिएट करता है। दीज आर नॉट अल्टीमेट, ये अब्दी नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ इन चीज़ों को याद रख लें कि इनका जो नाम है ना वो एक्शन से है। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि ये पुरानी चीज़ों को, पुरानी वैल्यूज़ को क्यों बॉदर करेंगे, ये वही अपनी वैल्यूज़ वही बनाएंगे जो कि प्रेजेंट में उनके काम आएंगी। वो कहते हैं कि इंसान अपनी वैल्यूज़ को खुद से बनाता है और ये अवधि नहीं है, वो पुरानी वैल्यूज़ को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग, इंसान अपनी वैल्यूज़ अपनी ज़रूरियात के तहत खुद से क्रिएट कर सकता है। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, सोशल पार्टिसिपेंट इनहेंस द शेयरिंग ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। डेमोक्रेसी, सोशल पार्टिसिपेंट इनहेंस द शेयरिंग ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सोशल पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, वही ह्यूमन बीइंग जो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसमें हमारे दोस्त आ सकते हैं, पीयर ग्रुप आ सकते हैं, हमारे नेबर्स आ सकते हैं, वट एवर जिनके साथ हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ शेयर करते हैं और लर्निंग का प्रोसेस चलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके नाम से ज़ाहिर है कि दीज आइडियाज़ आर गुड विच कैन बी implemented to any situation to solve problem. Believe in applicability and utility of ideas.
ये कहते हैं कि वही वाले आइडियाज़ कारआमद हैं जिनके साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, बाकी के तमाम आइडियाज़ को ये बॉदर नहीं करते हैं। वैल्यूज़ आर डायनेमिक एंड डायनेमिक नॉट स्टैटिक। ये कहते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, ये जामिद नहीं है। इट इज़ एवर चेंजिंग, इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। कहते हैं कि ये बिल्कुल जैसे होते हैं ना, बिल्कुल मुंजमद हो जाना, ये कहते हैं कि वैल्यूज़ वो नहीं है। वैल्यूज़ जो हैं डायनेमिक हैं, चेंज होती रहती हैं वक़्त की ज़रूरियात के साथ। इसका नाम जो है वो है ही एक्शन। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हर वो काम, ये इस थ्योरी में, इस फ़िलॉसफ़ी में हर वो काम को वैल्यू दी जाती है जो कि प्रेजेंट लाइफ में कि इंसान को जो पेश आने वाली मुश्किलात हैं, वो प्रॉब्लम उसकी प्रेजेंट लाइफ की है, उनको सॉल्व कर सके। ना कि पिछले लोगों ने जो भी उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी उनके बिलीव्स थे, जो भी उनके वैल्यूज़ थी, जो भी उनकी एक्सपेरिमेंटेशंस थे, दे डोंट बॉदर इट। वो कहते हैं कि ये कहते हैं इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ट्रुथ वो है जो काम करता है प्रेजेंट में, और ट्रुथ वो है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ट्रुथ वो है जिसको, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और ये जामिद नहीं हो सकता क्योंकि ये पुरानी वैल्यूज़ को बिलीव नहीं करते। अगर हम लोग इसके टीचिंग मेथड्स की बात करें तो नो सुपरमेसी ऑफ टीचर, कि यहाँ पर टीचर को कोई सुपरमेसी नहीं कहा गया, दी गई, टीचर को कोई भी सुप्रीम रोल नहीं दिया गया। टीचर इज़ फैसिलिटेटर और हेल्पर, यहाँ पर टीचर फैसिलिटेटर है या हेल्पर है, बच्चों की सिर्फ और सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट करता है और हेल्प करता है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच इसलिए क्योंकि यहाँ पर टीचर को इतना ऑल एंड ऑल नहीं किया गया, बल्कि बच्चे जो हैं वो खुद से परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। प्रोजेक्ट मेथड है इसकी, जो टीचिंग मेथड में प्रोजेक्ट मेथड आता है। लर्निंग बाय डूइंग, हर वो काम जिसको किया जा सके वो लर्निंग बाय डूइंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो भी कोई प्रॉब्लम बच्चों के सामने रख दी जाती है, बच्चे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा जाता है। इनका जो करिकुलम है दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, हैंडीक्राफ्ट, स्किल, वोकेशनल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर यूजफुल। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज़ फोकस्ड। ये इनके कुछ करिकुलम के नाम मैंने बता दिए हैं, टीचिंग मेथड्स इनके आ गए हैं। इसके अलावा आपने इनके प्रेगमेटिज्म के फाउंडर जो उनका नाम याद रख लेना है, प्रोपोनेंट्स के नाम याद रख लेने हैं। इट्स अ ग्रीक वर्ड और जिसका मतलब है एक्शन। और इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं, ट्रुथ इज़ दैट विच वर्क्स इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड ट्रू, अ थ्योरी मस्ट बी सक्सेसफुली अप्लाइड। ये सारी अमूमन आ जाती हैं और इसके सामने लिखा होता है कि ये किस थ्योरी से, किस फ़िलासफ़ी से बिलोंग करते हैं। तो आपने इन फ़िलासफ़ीज़ के नाम याद रख लेने हैं और इनको बार बार देखना है। आई एम रिपीटिंग कि आपने एक लेक्चर को एटलीस्ट 3 से 4 टाइम देखना है, ताकि बार बार सुनने से, इसको देखने से आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएँ। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप फर्दर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको आज की जो हम लोगों ने 2 फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हैं उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें। दैट्स ऑल अबाउट नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल के टॉपिक के साथ फिर से हम लोग एक न्यू वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।